हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज हम पिलर 3A का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में पिलर 3 जो है वो स्टार्ट किया था। ओवरऑल कह सकते हो अब आज हमारा लेक्चर नंबर 27 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो रसिया पे प्राइस कैप लगा था ऑयल पे, उस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमको देखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट में इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड पे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 2010 के बाद से ना इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा था। मतलब 8 से 12% तक का इन्फ्लेशन हो गया था। और आपको पता है कि आरबीआई ने क्या कह रखा है, गवर्नमेंट ने आरबीआई को कि 2 से 6% का इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को एक तरह से नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि उनको बैंक में मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और इन्फ्लेशन 8 से 12%। तो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से क्या किया, लोगों ने बैंक से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा चालू कर दिया था। इससे क्या हुआ कि गोल्ड की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। और ट्रेड का डेफिसिट भी अपना बढ़ने लग गया, क्योंकि हम ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने लग गए थे। करेंट अकाउंट डेफिसिट होने लग गया। इंडिया की जो रुपीज़ है वो वीक होने लग गई थी। और ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन जैसे भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आने लग गई। इस वजह से आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए थे ताकि गोल्ड का जो कंजप्शन है वो कम किया जा सके। ऐसे स्कीम्स के बारे में मैंने पिलर 1 में भी देखा था, जैसे कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चालू किया था सरकार ने कि आप जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए और ये गोल्ड के प्राइस से लिंक होगा। गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो आपके बॉन्ड का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। कुछ इस तरीके के बहुत सारे सरकार ने स्कीम्स लॉन्च किए थे। वैसे ही 2013-14 में आरबीआई ने 80-20 का स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें कि आरबीआई ने मैंडेट कर दिया था क्या कि मतलब कोई भी अगर गोल्ड का इंपोर्ट करता है ना, कोई भी जो ज्वेलरी शॉपर्स हो गए या बिलियन डीलर्स हो गए ये लोग, तो उनको कम से कम 20% ना का जो गोल्ड है वो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप कहोगे कि इंपोर्ट ही क्यों करेंगे जब उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो अनफिनिश्ड गोल्ड को इंपोर्ट करें जिसमें यहाँ पे ज्वेलरी बना के उसको एक्सपोर्ट करें। तो सरकार ने ऐसा मतलब उन पे कह दिया था कि 20% तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आरबीआई ने ऐसा कहा था और आरबीआई को ये पावर मिला था फीमा एक्ट के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। फिर 2014 में क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था, कि इस स्कीम को कम कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड का क्रेज़ है वो धीरे धीरे फिर अपने आप ही कम होने लग गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह जो है अपने आप ही नॉर्मल स्तर पे आने लग गए थे। ठीक है, एक है गोल्ड का मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार लेके आई थी 2015 में। इस स्कीम के तहत जो है आरबीआई अलाउ करती थी कॉमर्शियल बैंक को कि एक्सेप्ट करे वो कस्टमर के जितने भी ज्वेलरीज वगैरह हैं उसका 1 से लेकर 15 साल के टेन्योर तक के लिए। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक जो है वो जो है इस गोल्ड वगैरह के डिपॉजिट पे 2% तक का इंटरेस्ट भी देते हैं। मिनिमम 30 ग्राम से लेकर मैक्सिमम जो है जितने भी चाहे आप अमाउंट का गोल्ड को डिपॉजिट कर सकते थे बैंक में। और उसके बाद वो गोल्ड आपका पता है कहाँ जाता है? गोल्ड आपका जाता मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चला जाता। वो गोल्ड सरकार जो है ज्वेलरी शॉपर्स को दे देती, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपनीज को दे देती, मतलब यूज़ करने के लिए, अपने पास नहीं रखती, यूज़ करने के लिए दे देती। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से तो आपने गोल्ड की एफडी करवा ली ना इतने सालों के लिए, तो आप बीच में तो गोल्ड बहुत ही कम ही चांस है कि निकालोगे, मतलब नहीं निकालोगे एक तरह से। तो सरकार उसका क्या करेगी, उसका यूज़ करती है सरकार। ठीक है, फिर जब मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो उस गोल्ड के, चाहे तो आप पैसा ले सकते हो उसके बदले में या आप गोल्ड ही ले सकते हो। और फ़ायदा ये था कि इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर। ठीक है, तो ये फ़ायदा था। तो सरकार इसको 2015 में लेके आई थी। ठीक है, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि बैंक ने मतलब सरकार ने बैंक को अलाउड कर दिया कि आप गोल्ड ले सकते हो, क्या उससे पहले बैंक नहीं ले सकती थी गोल्ड? भाई उससे पहले ले सकती थी। उससे पहले पता है क्या होता था कि गोल्ड जमा करवाते थे आप लॉकर में, लेकिन बैंक ऐसे डायरेक्टली जैसे कैश आप जमा करवा रहे हो उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस तरीके से नहीं होता था। लेकिन बाद में ये 2015 के बाद से इसको अलाउड कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया, देखो आप, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2018 में, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का। अभी हमने देखा। अच्छा देखो, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या क्या रखा है कि टू मोनेटाइज गोल्ड होल्डिंग्स इन द कंट्री। जो भी लोगों के पास गोल्ड है, होल्ड कर रखा है, उसको मोनेटाइज करना ना, सरकार उसका यूज़ करे, तो बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा इंक्रीज़ करे एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द कंट्री, मतलब गोल्ड का एक्सपोर्ट हो। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा है ना, मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, तो ये मेन मतलब सरकार का ऑब्जेक्टिव नहीं था कि गोल्ड के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ना इस स्कीम के तहत।
तो अपना जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है सही है क्या? दूसरा वाला स्टेटमेंट तो अपना आप देख के पता चल रहा है कि गलत हो गया। तो बी और सी तो अपने आप ही गलत हो गया, समझ रहे हो आप? और पहला वाला स्टेटमेंट सही है अपना। पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो या तो तीसरा सही होगा या तो फोर्थ वाला सही होगा। तीसरा देखें, टू रिड्यूस इंडिया का इम्पोर्ट बिल, तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया का इम्पोर्ट का बिल भी कम करना है। और चौथा वाला स्टेटमेंट क्या रखा है कि टू मीट टारगेट ऑफ रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, मतलब जो भी सरकार की फिजिकल डेफिसिट हो रही थी उसका जो टारगेट है उसमें मीट करने का मतलब हो जाए, कोशिश की जाए। तो अभी आप देखो तीसरे और चौथे में जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो ज़्यादा बढ़िया ऑब्जेक्टिव लग रहा है इसका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, कि सरकार का जो भी फिजिकल डेफिसिट हो रहा है उसका जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके ना। सो दोनों ऑप्शन अगर हमने देखे उसके बाद हमको ये लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो यूपीएससी ने गाइज इसको सही किया था ना, फर्स्ट और थर्ड वाले को, तो ये वाला अपना ऑप्शन करेक्ट होगा कि इंडिया का इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा वेग है लेकिन फिर भी ये सही है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते, 2016 में पूछा गया था, व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। पर्पस क्या था इसका, ठीक है। टू ब्रिंग आइडियल गोल्ड लाइंग विद इंडियाज हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, मतलब जो भी गोल्ड इंडिया के हाउस होल्ड में है उसको इकोनॉमी में लाना, ये एक पर्पस हो सकता है बिल्कुल। आगे के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में। इन स्कीम से एफडीआई का क्या लेना देना, नहीं। तीसरा स्टेटमेंट, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड का इम्पोर्ट, मतलब सोचो कि अगर हाउस होल्ड के जो गोल्ड्स हैं वो बाहर आ जाए तो इंडिया को गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, नहीं होगी। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या है अपना सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो सोवरन गोल्ड कॉइन का स्कीम एक लेके आई थी, जो गवर्नमेंट कंपनी है मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया था, जिसको कि 5, 10, 20 ग्राम के डिनोमिनेशन में अवेलेबल थे ये, लेकिन फियाट मनी में नहीं आते थे ना। फियाट मनी में नहीं आते थे, इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे दुकान पर जाके यूज़ नहीं कर सकते थे कि इसके बदले मेरे को ये सामान दे दो, ठीक है। बेनिफिट क्या था, मतलब सरकार द्वारा लॉन्च किया था तो प्योरिटी अच्छी थी इसमें, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते थे, रीसोल्ड अच्छे से कर सकते थे, लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। और अगर तो गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट भी हो सकता था आपको, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड प्राइस कोविड के समय पे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, वो यार अब के समय में ना कोई लेना देना नहीं है अपने को, लेकिन बस इतना आपको बस एक लाइन में ध्यान रखना, तो इतना ध्यान रख सकते हो आपकी इंडियन बैंक जो थी उस समय क्या था, फिक्स डिपॉजिट कम हो गया था। तो लोग जो है, अगर कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर या तो शेयर मार्केट डाउन आपका जो है डाउन चल रहा हो, या फिर दूसरा कि बैंक भी कम डिपॉजिट देने लग जाए, तो लोग क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, गोल्ड की तरफ। लोग गोल्ड ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है। और गाइज अगर बाहर से आपको शोर की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ चाहूँगा ना, अब ऐसी जगह पे हूँ कि आवाज़ आती रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड का इंपोर्ट से कस्टम ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दिया था 2022 में। क्या किया था गवर्नमेंट ने, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया था। क्यों कर दिया था, ताकि मतलब डिस्करेज कर सके गोल्ड के इंपोर्ट्स को, कि ना कि गोल्ड ज़्यादा लोग इंपोर्ट ना करें। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी जब सरकार ना टैक्स बढ़ा देती है तो लोग क्या करते हैं, उसका दूसरा उपाय ढूंढने लग जाते हैं, इवेजन टाइप वाला। तो वैसे ही गोल्ड का जब भी भाव ऐसे सरकार जब कस्टम ड्यूटी वगैरह इंक्रीज़ करती है तो लोग स्मगलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, गोल्ड स्मगल पर। तो यार उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस वगैरह इंक्रीज़ कर सकती है ताकि ये सब स्मगलिंग वगैरह ना हो, ठीक है। गोल्ड रिलेटेड कुछ डाटा हम समझ लेते हैं। देखो माइंस अगर हम बात करें तो यूएसए में है नेवादा गोल्ड माइंस ना, उज्बेकिस्तान में है, मतलब ऐसे सब देश में आप देख सकते हो गोल्ड के माइंस पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ये सब कुछ गोल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं। एक्सपोर्टर स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, ये सब कुछ गोल्ड के एक्सपोर्टर्स हैं। उसके अलावा गोल्ड सेंट्रल बैंक के रिजर्व में सबसे ज़्यादा अगर देखो तो यूएसए पे, जर्मनी पे, इटली, फ्रांस, रसिया, ये सब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्री 2023 का ही एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्या स्विट्जरलैंड लीडिंग एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वैल्यू के टर्म्स में स्विट्जरलैंड 2 की बात करें? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब भाई कौन सा आंसर होगा बताइए, कोशिश कीजिए। अगर 2023 का ही पूछा गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स है गोल्ड का, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा था एक्सपोर्टर्स में स्विट्जरलैंड सबसे आगे ही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या रखा है कि स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट कह रखा है, तो देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व था और दूसरा जर्मनी। ये देखो सामने आपका आंसर है, यहाँ पे यूएसए फिर जर्मनी के पास ना रिजर्व है, उनके सेंट्रल बैंक के पास, ना कि स्विट्जरलैंड के पास। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया आपका। सी वाला स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
जिनका भी सही है बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अगला चलते हैं लैब ग्रोन डायमंड पे हम आते हैं। क्या होता है लैब ग्रोन डायमंड? एक नेचुरल डायमंड हो सकता है और एक लैब ग्रोन डायमंड हो सकता है। नेचुरल डायमंड कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म सीधी सी बात है कि अर्थ के मेंटल में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से नेचुरल डायमंड फॉर्म होता है। लैब ग्रोन जो होता है वो लैब में बनाते हैं उसको एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। टाइम्स की बात करें तो नेचुरल डायमंड को बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है बनने में ना, वहीं पे लैब ग्रोन को अगर सोचो तो वीक्स में, हफ्ते भर में बन जाता है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वेरी एक्सपेंसिव, और ये मतलब नेचुरल वाले से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जीआई टैग पे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट में जीआई टैग पे। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक तरह का साइन है, यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन और यूनिक क्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, उसका जहाँ पे ओरिजिन होता है, जैसे कि दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके क्या कुछ जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं दार्जिलिंग टी की, जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और दार्जिलिंग टी जो था वो फर्स्ट था प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये प्रीमियमनेस ऐड करता है प्रोडक्ट में, जिससे कि प्राइस हायर आप कर सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो हायर प्राइसेस पे, जिससे बेटर इनकम होगा फार्मर्स और आर्टिसियंस के लिए। ये जीआई टैग को गवर्न अंडर किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसको गवर्न किया जाता है। इंटरनेशनल नोडल एजेंसी मैंने बता दिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंडिया की नोडल एजेंसी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जीआई टैग को आता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया सीएपीएफ 2019 में, आपको पता हो तो कोशिश कीजिएगा। कांधमल हल्दी जो कि जिसको जीआई टैग मिला था, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है? नॉर्थ बंगाल, साउदर्न उड़ीसा, संगली महाराष्ट्र, अल्पी केरला। कोशिश कीजिए आंसर करने की, कहाँ से होगा ये, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है ये जो है सदर्न उड़ीसा से। ठीक है, ये प्रोडक्ट था। चलते हैं आगे। जीआई लोगो भी एक है। जीआई लोगो कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें कि टैग है, लिखा हुआ क्या? इनवैल्यूएबल ट्रेजर फॉर इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे कि मतलब ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे ना फॉरेन बायर्स की तरफ। अब यूनिटी मॉल्स को देखते हैं। यूनिटी मॉल सेटअप किया गया था जीआई प्रोजेक्ट को बेचने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या दिया? लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि आप सेटअप कर सकते हो यूनिटी मॉल अपने कैपिटल में या बेस्ट टूरिस्ट सिटी में। और इसमें होगा क्या कि यूनिटी मॉल में आप जो है अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हो, जीआई प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को सेल कर सकते हो, जिससे मतलब क्या होगा, इससे लोगों को जॉब्स मिलेगा ना, और जो लोकल प्रोजेक्ट है उसकी अहमियत बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? देखो, आपको पता है ऑर्डिनरी एरिया पे आपका इंडियन टैक्सेशन लॉज के हिसाब से जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब लगता है। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ना टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। वो टैक्स हॉलीडे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये कुछ भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, ना ही एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेशन टैक्स, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्पेसिफिकली डिमार्केटेड एरिया होता है जहाँ पे जिसको फॉरेन टेरिटरी डीम्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स लॉज एंड ट्रेड लॉज। मतलब इसमें टैक्स वगैरह की छूट मिलती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? टैक्स हॉलीडे के लिए। क्यों दिया जाता है? ताकि यार सीधी सी बात है, लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट हो ना, बिल्डिंग्स वगैरह बने। ठीक है, ये सनसेट क्लोज इनकम टैक्स एक्ट में आता है, सेक्शन 10A में, जिसमें कि ये प्रोवाइड करता है टैक्स हॉलीडे फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है इससे? भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फॉर वेरियस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भी लाइसेंस वगैरह अच्छी होता है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। एशिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1975 के कंडला गुजरात में सेटअप किया गया था। सोचो, इंडिया में सेटअप किया गया। बेनिफिट क्या होता है? मोर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चैलेंजेस क्या है भाई? कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लीगल लूप होल्स निकाल लेते हैं ताकि टैक्स वगैरह ना देना पड़े यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके अलावा देश हब्स। अच्छा, मैंने बताया टैक्स वगैरह ना देना पड़े यहाँ पे, तो सरकार ने तो पहले से ही छूट दे रखा है। तो हाँ भाई, सरकार ने छूट दे रखा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के लिए ना। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि 100% छूट मिलता है, कुछ फिर भी सरकार टैक्स लेती ही है। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में DESH हब्स। बजट 2022 में सरकार ने कहा था डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस एंड सर्विस हब्स बनाया जाएगा। बिल 2022 सरकार लेके आई थी, ताकि रिप्लेस कर सके एग्जिस्टिंग जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लॉ है, जिसमें कि और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे, बोथ डोमेस्टिक मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, पोल्यूशन, फायर सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन है यूपीएससी जियोलिस्ट 2020 में, विच एशियन कंट्री एस्टेब्लिश द फर्स्ट EPG एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिए अगर आपको नहीं पता तो, और आंसर करने की इसमें ज़रूर से कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। यार कमेंट किया करो,
ना, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले, वीडियो को लाइक शेयर करो, ठीक है। आगे है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया का क्या है, ठीक है। देखो 2018 में एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए थे, वो हम पिलर 4 में पढ़ेंगे। उसके अलावा 15 से 20 तक के लिए ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब जो है रिप्लेस किया गया नए पॉलिसी के साथ। इसमें क्या था कि एम था इंडिया का कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डबल कर दे, 900 बिलियन तक कर दे 2020 में, ठीक है। लेकिन 2022 में आप देखोगे तो इंडिया ने सिर्फ 400 बिलियन तक का ही जो है एक्सपोर्ट किया हुआ है गुड्स का, ठीक है। गुड्स की बात चल रही है यहाँ पे। 2023 में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो लाया गया। अब उसके 4 पिलर्स थे। क्या 4 पिलर्स थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के, उसको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंसेंटिव मिलता था रेमिशन पे, मतलब टैक्स में माफ़ी मिलता था। ये सारे यहाँ पे देख सकते हो RODTEP, ये सारे चीज़ें थी जिससे कि माफ़ी मिलता था, वो हम देखने वाले हैं। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता था कि आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो। फिर एमर्जिंग एरियाज़, ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाते थे। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ठीक है। ये चारों हम समझने वाले हैं, 4 पिलर्स को बारी बारी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें से पिलर कौन सा नहीं है। अभी हमने देखा 4 पिलर्स कौन कौन से थे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था या नहीं था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये देखो यहाँ पे था। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन भी था, ये देखो ये रहा एक्सपोर्ट प्रमोशन। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया। उसके अलावा एमर्जिंग एरियाज़ और उसके अलावा इंसेंटिव टू रेमिशंस, ये देखो एमर्जिंग एरियाज़ भी है यहाँ पे। ये जो फोर्थ यहाँ पे ये वाला वन ए वाला है, ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो गया, नॉट, ये नहीं है, ठीक है। अब सब चलते हैं, अब बारी बारी इन सबको समझ लेते हैं। इंसेंटिव टू रेमिशन, मैंने बताया टैक्स में जो है वो माफ़ी मिलती है, छूट मिलती है, ठीक है। हम ये रनिंग को स्कीम ये रनिंग में है अभी, ठीक है, और इसको हमको बेहतर बनाना है अभी। RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट projects to provide refund to exporter for various tax paid on inputs। आपको मैंने बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट GST वाले लेक्चर में समझाया था आप सभी को, आप जाके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। उसमें मैंने बताया था कि सरकार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो सरकार जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सरकार वेरियस तरह के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आप समझते हैं ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम सरकार लेके आई, जिसमें 0% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो मतलब 0% कस्टम ड्यूटी, यानी बिल्कुल भी टैक्स नहीं। हाँ, किन प्रोजेक्ट्स पे, जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, मतलब जो कि एक्सपोर्ट को प्रोजेक्शन में बढ़ाने में काम आए, उनको ड्यूटी फ्री सरकार ने कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम सरकार लेके आई, जिसमें 0% कस्टम देना पड़ेगा इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि फिर से वही चीज़ कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आपको इंपोर्ट करना है करो, उस पर हम 0% की कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। ऑयल हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सब। तो ये कुछ सिमिलर ही है आपके इसके साथ, ठीक है। अब दूसरा पिलर था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नाम से पता चल रहा है बिजनेस को आसानी हो इसलिए, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो कि जैसे कैपिटल गुड्स अगर आपका है 1000 रुपये का, मान के चलो, ठीक है, उस पर 120 रुपये का कस्टम ड्यूटी सरकार लगाती है। तो सरकार ने क्या कहा कि हम आपका ये जो 120 रुपये का कस्टम ड्यूटी है उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन सरकार ने शर्त ये रखी कि आपको, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि आपको ये जो $120 का जितना भी मैंने आपको छूट दिया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने वर्थ का आपको एक्सपोर्ट करना है अगले 6 साल में, ठीक है। मतलब जितना भी सरकार कस्टम ड्यूटी को आपको माफ़ कर रही है उसका कुछ 5 गुना 6 गुना कर देती है और टाइम दे देती है कि इतने वर्थ का आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि एक्सपोर्ट मतलब बढ़ सके। और अगर तो कंपनी नहीं कर पाती है तो सरकार क्या करती है, टैक्स मतलब पेनल्टी लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है। और फिर सरकार 2023 में कहा कि चलो थोड़ा सा हम आपको इस पर रिलीफ दे देते हैं, ठीक है। तीसरा पिलर एमर्जिंग एरियाज़। एमर्जिंग एरियाज़ में क्या होता है, एमर्जिंग एरियाज़ सच एज स्कोमेट, डुअल यूज़ गुड्स, ई कॉमर्स और मर्चेंटिंग ट्रेड पे फोकस किया जाता है। स्कोमेट क्या होता है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज़, मतलब डुअल यूज़ के हाई एंड गुड्स में, जैसे कि ये सारे हो गए। इसमें सरकार प्रमोट करेगी इनके एक्सपोर्ट्स को। सिंपल बात क्या है, सरकार प्रमोट करेगी एक्सपोर्ट को इन एमर्जिंग एरियाज़ से। ई कॉमर्स का भी एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी कोरियर सर्विसेज, पोस्टल एक्सपोर्टर्स के सर्विसेज वाले हो गए, उनको सरकार क्या करेगी, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट क्लियरेंस, टैक्स क्लियरेंस, इन सब में जल्दी जल्दी मतलब छूट देगी, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। इससे ताकि हेल्प हो सके एक्सपोर्ट करने में वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। और साथ साथ सरकार ट्रेनिंग भी देती है रूरल आर्टिसंस को, ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। उसके अलावा स्विफ्ट क्या है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटिंग ट्रेड, ठीक है। ये मतलब आप कह सकते हो सिंगल विंडो है जिसके तहत आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो रजिस्टर करके कर सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है।
और उसके अलावा गिफ्ट सिटी सरकार का आपको पता है, गिफ्ट सिटी मर्चेंटिंग ट्रेड, मतलब जब कोई कंपनी जो है वो गुड्स और मतलब खरीदती है एक कंपनी से और सेल कर देती है दूसरी कंपनी में बिना गुड्स को उसके अपने देश में आए हुए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे, दुबई में जो कंपनीज है, सिंगापुर में कंपनीज है, वो एक तरह का मिडिल मैन के तौर पे काम करते हैं ना, कि मतलब एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह सामान बेच दिया, उनकी कंट्री में वो सामान आया भी नहीं, ठीक है। तो सरकार यही चीज़ को गिफ्ट सिटी में प्रमोट करना चाह रही है कि ये जो मिडिल मैन वाला काम गिफ्ट सिटी करे, ठीक है। पिलर 4 कोलैबोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना। स्टेक होल्डर्स में मतलब मान के चलो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि सरकार इसमें मदद करती है आपका ब्रांड सेलेक्ट करने में, सबको सेलेक्ट करने में, ताकि आप जो है हर डिस्ट्रिक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट तो कम से कम एक्सपोर्ट हो ही, ठीक है। 4 नए टाउन्स बनाए गए, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, ये इन सबको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कहा गया एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स में से, जिसमें मतलब जहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट सरकार कुछ ज़्यादा फंडिंग देती है एक्सपोर्ट करने में ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करती है। इंडियन एम्बेसीज़ को भी कहा, थोड़ा फंडिंग देके कहा गया कि चलो तुम एक काम करो, अपने अपने देश में जहाँ पे भी तुम हो वहाँ पे रिसर्च करो कि उन देश के लोगों को क्या चीज़ अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, ताकि यहाँ के लोग उस हिसाब से एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर सरकार जो है एक्सपोर्टर्स के लिए रेटिंग वगैरह भी देती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। निर्यात बंधु स्कीम 2013 में लेके आई थी, जिसमें सरकार मेंटर करती है न्यू पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो इसका कंक्लूजन ये लिख रहा कि सरकार टैक्स रिलीफ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स, इन सब के साथ क्या करती है ताकि इस हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। मेन गोल सरकार का ये है, ताकि जॉब क्रिएट हो, जीडीपी भी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। हमको क्या बनना है, हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, हमको डेवलप कंट्री बनना है, ठीक है। अब कुछ मिसलिनियस टर्म्स समझते हैं एक्सपोर्ट में। अब एक तो होता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, एक्सपोर्टर्स के लिए 2015 में लाया गया था, जिसमें क्या था कि लोन इंटरेस्ट में सब्सिडी दिया जाता था। मतलब जो भी आप एक्सपोर्टर कंपनी हो तो आपको लोन अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा 5%, एमएसएमई सेक्टर के लिए, नॉन एमएसएमई के लिए 3%, ठीक है, तक का सब्सिडी दिया जाता है। ये 2024 सितंबर तक के लिए वैलिड था। उसके अलावा टैक्स क्रेडिट एक्सपोर्टर्स के लिए दिया जाता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है WS रनिंग टैक्स इंसेंटिव देती है स्कीम, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके। सिंपल बात है, टैक्स क्रेडिट यार मैंने आपको जीएसटी में बता दिया था कि सरकार जो है वो टैक्स आपका, आपने समझो जो भी सामान पे टैक्स दिया ना वो सरकार आपको वापस कर देगी, ठीक है, एक तरह से ये आप समझ लो। उसके अलावा ये स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं टैक्स क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो उनको आसानी हो सके यूनियन की कस्टम ड्यूटी और ये सब पे करने में, ठीक है। अब हम समझते हैं RODTEP को, ठीक है, रोडटेप, टैक्स क्रेडिट दिया जाता है जिससे कि एक्सपोर्टर्स को, किसको, एक्सपोर्ट करने वाले को टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। 2021-22 में सरकार ने अनाउंस किया था कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है सरकार लेके आएगी, जिसका कि बॉस कॉमर्स मिनिस्ट्री होगा, ठीक है। अभी क्या दिया जाता है, अभी MEIES दिया जाता है, ये वाला ना। अभी इसके तहत सरकार जो है वो टैक्स क्रेडिट देने का घोषणा करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पता है इसको क्या किया, रोका, कहा ये गलत है भाई, तुम जो है कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह में छूट दे रहे हो अपने एक्सपोर्टर्स को, ये तो मतलब गलत है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन MEIES इसको कहा कि ये सही नहीं है, स्टॉप करो इसको। तो सरकार RODTED लेके आ गई कि एक काम करते हैं, मतलब नाम बदल देते हैं बस, इसमें भी हम इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, बल्कि बढ़ा के देंगे, कस्टम ड्यूटी पे भी देंगे, फ्यूल वगैरह पे जो एक्साइज वैट लगता है वो भी देंगे, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे भी हम, मतलब इन सब में हम छूट देंगे उनको। सिंपल बात ये है। तो क्या इसको WTO हो सकता है अलाउड करेगी, तो इसको भी नहीं करेगी, लेकिन हमारे PM जी कहते हैं कि नहीं, WTO इसको अलाउड करेगी और ये रिप्लेस कर देगा इसको, ठीक है। तो जब होगा तब हम देखेंगे। अब हम समझते हैं पोर्ट लॉजिस्टिक में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर कौन होता है, ये एक तरह का इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की कार्गो कंपनी होती है, जो कि अप्लाई कर सकती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस स्टेटस को पाने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बैंकरप्सी आपने नहीं कभी फाइल किया हो, स्मगलिंग वगैरह नहीं किया हो। आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको फास्टर क्लियरेंस मिल जाएगी हर चीज़ों में। आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है कार्गो का वो कम होगा इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, वो इस चीज़ को ध्यान देता है, सेफ फ्रेमवर्क उसने बनाया हुआ है इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। उसके अलावा कृषि उड़ान स्कीम सरकार लेके आई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री 2020 में, ताकि फार्मर्स को हेल्प किया जा सके
कि एरोप्लेन से ना उनके सामान को, जो भी पेरिसेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो देश के अंदर और देश के बाहर भी एक्सपोर्ट जिससे बढ़ाया जा सके। जैसे कि कुछ चीज़ें फ़ेमस है, जैसे दरभंगा में लीची फ़ेमस है, जैक फ्रूट त्रिपुरा में फ़ेमस है, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के काम के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कैनाल्स जो कि नेगेटिव न्यूज़ में थे, सुएज़ कैनाल हो गया, आपका पैनामा कैनाल हो गया। कैसे तरह के प्रॉब्लम? देखो, सुएज़ कैनाल आपको पता है 1869 में आया था, बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था ना। आपको पता ही है इजिप्ट में ये लोकेटेड है सुएज़ कैनाल, ये लिंक करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को। अब इसमें क्या हुआ था कि जो हुतीज़ रिबल्स थे वो अटैक करते थे शिप्स को जो भी यहाँ से पास होती थी। इस वजह से इंडिया के जो शिप्स हैं उसको भी लंबा रास्ता, सोचो यहाँ से अफ्रीका से होते हुए यूरोप जाना पड़ता था, बहुत लंबा हो गया, जिससे क्या हो जाता था, खर्चा बढ़ जाता था, टाइम बढ़ जाता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके अलावा पैनामा कैनाल जो है वो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है। 1914 में पैनामा कैनाल को बनाया गया था, जो कि कनेक्ट करता था पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे। तो यहाँ से ये जा सकता है, वैसे किसी सामान को जाना होगा तो ऐसे बिल्कुल घूम के साउथ अमेरिका से होके जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से भी बहुत सारे जो शिप्स थे वो अब ऐसे घूम के जाते थे। वही प्रॉब्लम क्या होगा भाई, टाइम बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे हम कल एफडीआई एफपीआई वगैरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत